हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार। आज हम लोग भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार पर चर्चा करेंगे। प्रजातंत्र में व्यक्ति की स्वतंत्रता का बहुत अधिक महत्व है। इसी स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए भारतीयों को वर्षों तक कठोर संघर्ष करना पड़ा था। व्यक्ति को जब स्वतंत्रता के अधिकार नहीं मिल जाते तब तक उसका जीवन पशुतुल्य ही होता है। अधिकार किसी भी प्रजातांत्रिक राज्य की आधारशिला है। यह वह गुण है जिसके कारण राज्य की शक्ति के प्रयोग में नैतिकता का समावेश होता है और यह नागरिकों के आदर्श, प्रगति, विकास एवं सुखमय जीवन के लिए नितांत आवश्यक होता है। नागरिक अधिकार प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता मानी जाती है। भारत भी एक प्रजातांत्रिक देश है और इसलिए भारतीय संविधान के द्वारा भारतीय नागरिकों एवं निवासियों को अनेक आवश्यक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जिन्हें हम मौलिक अधिकार कहते हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 30 तथा 32 से 35 में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। ये अधिकार व्यक्ति के बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक है। मौलिक अधिकार राज्य शक्ति और व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए संतुलन स्थापित करते हैं। यदि राज्य को असीमित शक्ति दे दी जाए तो निरंकुशता स्थापित हो जाती है और दूसरी तरफ यदि व्यक्ति को असीमित स्वतंत्रता दे दी जाए तो अराजकता और उद्दंडता का खतरा बढ़ जाता है। अतः इन दोनों के बीच सामंजस्य और संतुलन स्थापित करने का कार्य मौलिक अधिकार भली भांति करते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को शुरू में इसकी संख्या 7 थी, किंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को विधिक अधिकार बना दिए जाने के कारण अब मौलिक अधिकारों की संख्या 6 रह गई है। अब हम लोग 6 मौलिक अधिकारों के बारे में अनुच्छेद वाइज चर्चा करेंगे। जैसा कि पहला मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 में कहता है कि राज्य भारत के राज्य क्षेत्र के अधीन किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता तथा विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। विधि के समक्ष समानता, विधि का समान संरक्षण क्या है? इस अनुच्छेद की व्याख्या के द्वारा विधिक समानता के सिद्धांत को मान्यता दी गई है। यद्यपि कि भारत के संविधान में कहीं भी विधि के शासन शब्दावली का प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि अनुच्छेद 14 के द्वारा इस सिद्धांत को पूर्णतः मान्यता प्रदान की गई है। अनुच्छेद 15 के अनुसार राज्य किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, जाति, प्रजाति, लिंग, जन्मस्थान अथवा इनमें से किसी एक के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। दूसरा, किसी भी नागरिक को केवल धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग, जन्मस्थान अथवा इनमें से किसी एक के आधार पर दुकानों, भोजनालयों, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश अथवा कुआं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों तथा राज्य नीति से बनाए गए जनसाधारण के प्रयोग सार्वजनिक स्थलों में प्रवेश को बाधित, वर्जित अथवा निषिद्ध नहीं किया जा सकता है। तीसरा, राज्य के द्वारा स्त्रियों और बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था करने से रोका नहीं जा सकता है। चौथा, राज्य को सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से नागरिकों को पिछड़े वर्ग तथा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उत्थान के लिए विशेष व्यवस्था करने से नहीं रोका जा सकेगा।
इस पर हम चर्चा करते हैं कि अनुच्छेद के द्वारा सामाजिक समानता के सिद्धांतों को मान्यता प्रदान की गई है। अनुच्छेद 16 पहला, नियोजन अथवा राज्य के अधीन किसी पद पर नियुक्ति के संबंध में सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान होगा। दूसरा, राज्य के अधीन किसी नियोजन अथवा पद के संबंध में किसी भी नागरिक को केवल धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान, आवास अथवा इनमें से किसी एक के आधार पर नियोग्य नहीं माना जाएगा अथवा उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। तीसरा, परंतु संसद विधि निर्माण के द्वारा किसी विशेष श्रेणी के पद से संबंधित नियोजन अथवा नियुक्ति के संबंध में आवासीय योग्यता का निर्धारण कर सकती है। इसी तरह यदि राज्य के समक्ष से नागरिकों के किसी पिछड़े वर्ग का राज्य के अधीन लोक सेवाओं के लिए उचित प्रतिनिधित्व नहीं हुआ तो राज्य के द्वारा उस पिछड़े वर्ग के पक्ष में नियुक्ति हेतु पदों का आरक्षण किया जा सकता है। आरक्षण की यह सुविधा पदोन्नति के संबंध में भी राज्य के द्वारा प्रदान की जा सकती है। अनुच्छेद 16 के सभी नागरिकों को राजकीय एवं सार्वजनिक पदों पर नियुक्ति का समान अवसर सुनिश्चित करता है। अवसर की समानता भी इसमें सुनिश्चित करता है। अब हम लोग अनुच्छेद 17 पर चर्चा करेंगे। यह अनुच्छेद अस्पृश्यता को प्रत्येक रूप से वर्जित करता है। सिद्धांत एवं व्यवहार स्वरूप में अस्पृश्यता के आधार पर अस्पृश्यता का व्यवहार अथवा अस्पृश्यता पर आधारित अपराध दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। अनुच्छेद 18 राज्य के द्वारा सैनिक एवं शैक्षिक उपाधियों के अतिरिक्त कोई अन्य उपाधि प्रदान नहीं की जाएगी। भारत का कोई भी नागरिक भारत सरकार के राष्ट्रपति की अनुमति के बगैर किसी अन्य देश से कोई उपाधि धारण नहीं करेगा। राज्य के अधीन लाभ का पद धारण करने वाला राष्ट्रपति की अनुमति के बगैर किसी अन्य देश के कोई उपाधि, उपहार, पारिश्रमिक अथवा पद स्वीकार नहीं कर सकता है। अपवाद में हम कह सकते हैं कि सन 1965 ईस्वी में भारत सरकार के द्वारा 4 उपाधियां प्रदान करने की घोषणा की गई। भारत रत्न, भारत विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन प्रथम भारतीय थे जिन्होंने भारत रत्न की उपाधि प्रदान की गई। ये उपाधियां उन महान व्यक्तियों को राष्ट्र के द्वारा आभार प्रकट करते हुए प्रदान किया जाता है, जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन, राष्ट्र निर्माण तथा समाज सेवा के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान किया है। अब दूसरा मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 से 22 में तक। अनुच्छेद 19 में क्या कहता है? यह अनुच्छेद संविधान के भाग 3 का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद के निम्नलिखित 6 मौलिक स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है। क, भाषण तथा विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ख, शांतिपूर्ण तथा निशस्त्र सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। ग, समूह तथा संघ गठित करने की स्वतंत्रता। घ, भारत के संपूर्ण क्षेत्र में भ्रमण की स्वतंत्रता। अंग, भारत के किसी भी क्षेत्र में आवास अथवा बसने की स्वतंत्रता। च, संपत्ति अर्जित करने, संचित करने और व्यय करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 का यह खंड संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा विस्तारित कर दिया गया है। 6, अपने पसंद का पेशा, व्यवसाय अथवा रोजगार करने की स्वतंत्रता। न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार अनुच्छेद 19 द्वारा पहले 13 में
तक 32 के अधीन जांच करेगा। अब इस पर क्या प्रतिबंध है? इस अनुच्छेद की उपरोक्त स्वतंत्रताएं निरपेक्ष नहीं है, बल्कि राज्य इन स्वतंत्रताओं के ऊपर विधि निर्माण कर मतलब कानून बनाकर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। अनुच्छेद 20 में क्या कहता है? दैहिक स्वतंत्रता, अभियोगों के विरुद्ध सुरक्षाएं। संविधान के द्वारा किसी भी अपराध के लिए आरोपित व्यक्तियों को निम्नलिखित 3 सुरक्षाएं प्रदान की गई है। पहला, किसी भी व्यक्ति को आरोपित करने के लिए केवल प्रचलित विधि के आधार पर ही दंडित किया जा सकता है। दूसरा, किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जा सकता है। तीसरा, किसी भी अभियुक्त व्यक्ति को स्वयं अपने ही विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। अब अनुच्छेद 21 पर हम लोग चर्चा करते हैं। उसमें है दैहिक स्वतंत्रता। किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन तथा दैहिक स्वतंत्रता से केवल विधि प्रदत्त प्रक्रिया के आधार पर ही वंचित किया जा सकता है। अनुच्छेद 22 में क्या कहता है? गिरफ्तारी एवं नज़रबंदी के विरुद्ध सुरक्षाएं। पहला, किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। दूसरा, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति 24 घंटे के अंदर निकटवर्ती दंडाधिकारी के समक्ष अवश्य प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तीसरा, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को किसी सलाह प्राप्त करने के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। वह जिसको चाहे अपना वकील रख सकता है। अपवाद है, अनुच्छेद 22 के उपरोक्त प्रावधान निम्नलिखित श्रेणी के व्यक्तियों पर प्रयुक्त नहीं होंगे अथवा इन प्रावधानों के अधीन प्रदान की गई सुविधाएं निम्नलिखित श्रेणी के व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं होगी। किसको नहीं उपलब्ध होगी? पहला, शत्रु देश के किसी भी व्यक्ति को। दूसरा, ऐसा व्यक्ति जिसे किसी निवारक निरोध अधिनियम के अधीन गिरफ्तार या नजरबंद किया गया हो। अब आगे हम लोग चर्चा करते हैं तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या है यह शोषण के विरुद्ध अधिकार? शोषण मुक्त समाज की स्थापना के संकल्प की अभिव्यक्ति करता है। एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था जिससे मनुष्य के द्वारा मनुष्य के शोषण की प्रत्येक संभावना के उन्मूलन का प्रयास करता हो। अनुच्छेद 23 क्या कहता है? इस अनुच्छेद की व्याख्या के द्वारा मनुष्य के क्रय विक्रय, बेगार प्रथा तथा अन्य प्रकार के बलात्श्रम के दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। दूसरा, राज्य सार्वजनिक कार्यों के लिए परियोजनों अनिवार्य सेवा लागू कर सकता है, परंतु ऐसा करते समय राज्य व्यक्तियों के बीच धर्म, प्रजाति, जाति अथवा वर्ग अथवा इनमें से किसी एक के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। अब है अनुच्छेद 24। इसमें क्या कहता है? बच्चे किसी भी राष्ट्र के भविष्य होते हैं। संविधान निर्माता बच्चों की सुव्यवस्था की रक्षा के लिए या सुरक्षा के लिए, बच्चों की सुरक्षा के लिए चिंतित थे। इसी चिंता का प्रतिफल अनुच्छेद 24 है। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने, खदान अथवा किसी अन्य खतरनाक कार्य पर नहीं लगाया जाएगा। यह कानूनन अपराध है। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें क्या कहता है? भारत बहुधर्मीय राष्ट्र है और संविधान सभी धर्मों के प्रति समान भाव तथा सम्मान का भाव प्रदर्शित करता है। यह अधिकार भारतीय संविधान की पंथ निरपेक्षता वाली दर्शन की अभिव्यक्ति है। यह अधिकार सर्वधर्म सद्भाव तथा धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांतों की भी अभिव्यक्ति है। किसी अधिकार की व्याख्या के आधार पर भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा गया है। अनुच्छेद 25
में क्या कहता है? भारत राज्य के क्षेत्र में निवास करने वाले प्रत्येक भारतीय व्यक्तियों को समान रूप से आस्था और विश्वास की स्वतंत्रता उपलब्ध होगी। वे स्वतंत्रता पूर्वक अपने धर्म का अनुपालन करने, अनुरूप आचरण तथा उसका प्रचार करेंगे। परंतु इस स्वतंत्रता के ऊपर सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिक तथा स्वास्थ्य के आधार पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। अनुच्छेद 26 के अनुसार सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता तथा स्वास्थ्य की सीमाओं के अधीन रहते हुए प्रत्येक धर्म के अनुयायियों को निम्नलिखित अधिकार होंगे। क्या है अधिकार? पहला है धार्मिक तथा सेवा प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना करना। दूसरा, अपने धार्मिक भावनाओं का प्रबंध करना। तीसरा, धार्मिक संस्थाओं के लिए चल तथा अचल संपत्ति धारण करना। चौथा है विधि के प्रावधानों के आधार पर उस संपत्ति की व्यवस्था या प्रशासन करना। अनुच्छेद 27 किसी भी व्यक्ति को किसी भी धार्मिक कार्य के लिए कर देने मतलब टैक्स देने के संबंध में विवश नहीं किया जा सकता। दान अथवा चंदा देने के लिए धर्म भी किसी को विवश नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 28 राजकोष के द्वारा पूर्णतः पोषित शैक्षिक संस्थाओं में किसी भी धर्म की शिक्षा नहीं दी जा सकेगी। पांचवा है सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार। ये क्या अधिकार है? अनुच्छेद 19 अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा। भारत राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने नागरिकों का कोई वर्ग जिसकी अलग भाषा किंतु या उनकी संस्कृति उसे अपनी अलग पहचान बनाए रखने का अधिकार होगा। राजकोष के द्वारा पोषित अथवा राजकोष से अनुदान प्राप्त करने वाली किसी भी शैक्षिक संस्था में किसी भी नागरिक को धर्म, प्रजाति, जाति, भाषा अथवा इनमें से किसी एक के आधार पर प्रवेश होने से रोका नहीं जा सकता। अनुच्छेद 30 में सभी धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को अपने पसंद की शैक्षिक संस्थाओं को स्थापित करने तथा उसे प्रशासित करने का अधिकार होगा। शैक्षिक संस्थाओं को अनुदान देते समय राज्य इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि संस्था किसी अल्पसंख्यक धार्मिक या भाषाई के आधार पर प्रबंध के अधीन है। छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 के अनुसार यदि किसी व्यक्ति का कोई भी मौलिक अधिकार राज्य अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के कृत्य से प्रतिमूलक प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति अपने मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक याचिका पर सुनवाई करते हुए मौलिक अधिकार की रक्षा के उद्देश्य से संबंधित राज्याधिकारी अथवा व्यक्ति के विरुद्ध निर्देश, आदेश अथवा लेख जारी कर सकता है। मौलिक अधिकारों की सुरक्षा हेतु सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा निम्नलिखित 5 जारी किए जाते हैं। बंदी प्रक्षीकरण लेख, परमादेश लेख, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेषण लेख, अधिकार परीक्षा लेख। आज हम लोगों ने मौलिक अधिकार पर चर्चा की। अब एक अधिकार जो संपत्ति का अधिकार था उस अधिकार को हटा दिया गया है, इसलिए अब मौलिक अधिकार मात्र 6 हैं जिसकी चर्चा हम लोगों ने विस्तार पूर्वक अनुच्छेद 22 किया। धन्यवाद।